जो कह के बजवाई जाए वो तालियां ही क्या। आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के कर्मठ और यशस्वी कृषि सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, हमारे सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और डीजी आईसीआर, नाम मांगी लाल है लेकिन देने का काम करते हैं, आदरणीय मांगीलाल जाट जी, आज एमएससी ने सरकार को देने का काम किया है, किसानों को तो वो दे ही रहे हैं। तो राष्ट्रीय बीज निगम की हमारी प्रबंध निदेशक अध्यक्ष डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी जी, हमारे फसल विज्ञान के उप निदेशक, आज बीजों की 184 नवीन प्रजातियों का किसानों के लिए या देश के लिए लोकार्पण करवाया है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव जी, सहायक महानिदेशक तिलहन एवं दलहन डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, हमारे सभी एडीजी, डीडीजी, बीज विकास निगम के सभी हमारे अधिकारीगण, सारे वैज्ञानिक साथीगण और उपस्थित मित्रों, आज 4 तारीख हो गई है लेकिन फिर भी नए साल की मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। ये नूतन वर्ष आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और आपकी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा को लगातार स्थापित करने का काम करे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन हमारा यश बढ़ता है देश का यश बढ़ाने में। पर हम जितने लोग यहां बैठे हैं, बीज विकास निगम के साथियों सहित, उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि हम विकसित भारत के निर्माण में अपना सर्वाधिक योगदान दें। और नए साल में मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर 1 बन गए। इस साल हमारा उत्पादन 150.18 मिलियन टन और चीन का 145.28 मिलियन टन। ये चीन को पीछे छोड़ना एक असाधारण उपलब्धि है, लेकिन चीन को पीछे छोड़ने के कारण मैं नहीं कह रहा हूं। हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। हम अब मांगने वाले नहीं, दुनिया को चावल देने वाले देश हैं। और इसके लिए संबंधित सभी मित्रों को, हमारे सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक साथी, विभाग, सरकार की योजनाएं, परिश्रमी हमारा किसान, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं एक जमाना था जब हम फूड सिक्योरिटी के लिए पराधीन थे, दूसरों पर निर्भरता थी हमारी। और तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि पराधीन सपनहु सुख नाही। अगर दूसरे पर निर्भरता है
तो हम ना तो निश्चिंत रह सकते हैं और ना सुखी रह सकते हैं। और वर्तमान विश्व व्यवस्था में एक के बाद एक जैसी घटनाएं हो रही है, उसको देख के तो लगता है कि हमको हर चीज में आत्मनिर्भर ही रहना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत। क्योंकि दुनिया ताकत की बात सुनती है, तो आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और विकसित भारत चाहिए, चाहिए और चाहिए। इसके बिना हम सुखी नहीं रह सकते, हम निश्चिंत भी नहीं रह सकते। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। उस महायज्ञ में हम अपनी आहुति कैसे बेहतर ढंग से डालें, ये काम हमारा है, हम सबका है। और उसमें सबसे प्रमुख चीज है हमारी खेती। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और खेती के प्राण अगर कोई है, आत्मा अगर कोई है, तो बीज है। बीज चाहिए। अगर बीज ठीक है तो उत्पादन भी ठीक होगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। लेकिन अब भारत केवल पेट भरने के लिए बीज नहीं चाहता। हम अन्न चाहते हैं तो उसके साथ पोषण भी चाहते हैं। हमारे 3 लक्ष्य मित्रों। नंबर 1, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। दलहन तिलहन संजीवनी अभी हमारे सामने चुनौती है। और हमने जितनी तेजी से बाकी किस्में तैयार की है उत्पादन के मामले में, अभी दलहन तिलहन पर काम करना और ताकत से काम करना और तेजी से काम करना अभी शेष है। क्योंकि पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें तो दलहन की भी कम है, तिलहन की भी कम है। सोयाबीन समस्याग्रस्त होता जा रहा है। एक के बाद एक कई चुनौतियां उसके सामने आ रही है। उसका रकबा इस बार घट गया काफी। लोग मक्के की तरफ बढ़ गए। तो हमको एक बैलेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। हमको गेहूं चावल चाहिए, मक्का भी चाहिए, लेकिन हमको दलहन तिलहन भी चाहिए। इसलिए आज हम लोग विचार करें, संबंधित सब लोग, दलहन में तिलहन में हम बेहतर उत्पादन कैसे कर पाए। देवेश जी, एक चीज और देखनी पड़ेगी। कृषि विभाग को आयात निर्यात नीति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि किसान वो चीज उगाता है जिसमें उसका फायदा। ये बहुत सामान्य बात है। कोई भी काम करेगा तो उस काम के पीछे एक आर्थिक प्रेरणा रहती है कि मुझे काय में फायदा है। तो हम अगर कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पाए और बहुत सस्ती चीज बाहर से आ गई, तो फिर रेट डाउन होते हैं। और डाउन रेट होते हैं तो फिर किसान सोचता है कि मैं ये चीज क्यों लगाऊं। तो एक संतुलन जरूरी है। ये आज का विषय नहीं है, लेकिन सहज ही मेरे दिमाग में आया कि दलहन तिलहन में उत्पादन भी बढ़ाना है और किसान की प्रेरणा भी बनी रहे। हमने दलहन मिशन बनाया है, तिलहन मिशन बनाया है। इसको हमको कामयाब करना है। अच्छे बीज भी चाहिए, अच्छी कृषि पद्धति भी चाहिए। अब हमने तय किया है, कई चीजें तय की। हम क्लस्टर बना रहे हैं अलग अलग। हम प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जानकारी का अभाव है। किसान के बीच ये ले जाना पड़ेगा, प्रोसेसर्स को ये बताना पड़ेगा कि दलहन वाले क्लस्टर में अगर आप दलहन
कि प्रोसेसिंग की दाल मिल भी अगर खोलोगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, उसको ढंग से प्रचारित करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं अगर प्रोसेस हो जाए तो किसानों को रेट ठीक मिल पाएंगे। कच्चे माल की वैल्यू एडिशन का काम। तो कुल मिला के एक संपूर्ण योजना की जरूरत होती है, जिसमें हम अच्छे बीज, अच्छी कृषि पद्धतियां, मैकेनाइजेशन की भी व्यवस्था। अभी एक काम हुआ विकसित भारत जी राम जी जो नई योजना बनी है, उसमें कन्वर्जेंस करके भी कई चीजें आप कृषि के लिए कर सकते हैं। आप जी राम जी योजना के जो फंड्स हैं, मुझे लगता है हमको योजना बनानी चाहिए। 1,51,282 करोड़ रुपया एक साल में। अब ये कैसे कृषि के लिए भी उपयोगी हो, इसका भी विचार किया गया है। मजदूरों की मजदूरी 100 से 125 दिन गारंटी दी गई है, लेकिन जो काम होंगे उससे वो काम सुनिश्चित किए गए। उनमें एक जल संरक्षण का काम है जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो हम कैसे उस योजना का लाभ इसमें उठाएं? हम पानी के स्तर को ऊपर बढ़ा सकते हैं, हम खेत तालाब की योजना बना सकते हैं, का लाभ उठा सकते हैं, अमृत सरोवर जैसी योजना का लाभ उठा सकते हैं, और कन्वर्जेंस करके अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जेंस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, रूरल डेवलपमेंट की, पशुपालन की, मछली पालन की, बकरी पालन की, मधुमक्खी पालन की, कृषि वानिकी की। तो मुझे लगता है कृषि विभाग को भी संपूर्ण योजना बनानी चाहिए, ताकि हम बाकी योजनाओं के कन्वर्जेंस का लाभ भी दलहन तिलहन मिशन में भी हम ढंग से उठाने का काम कर सकें। तो वो प्रयत्न भी हमको करना चाहिए। लेकिन बात थी बीज की। तो बीज में जिन चीजों में अभी हमारे, देखो मैं एक तो हृदय से बधाई देना चाहता हूं, हमने जो 25 फसलों की 184 नवीन प्रजातियां देश के किसानों को लोकार्पित की है। मैं संबंधित सभी मित्रों को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है। मैं प्राइवेट सेक्टर को भी बधाई देता हूं, क्योंकि देश का काम हम सबका काम है। हमारे जितने वैज्ञानिक हैं उन मित्रों को बहुत बहुत बधाई। आईसीआर के साथ ही कृषि विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। निजी क्षेत्र के संदर्भ में केवल इतना ही मुझे कहना है कि अधिकतम लाभ कमाना हर एक कंपनी के सोच में होता है, लेकिन बीज के सेक्टर से चूंकि किसान जुड़ा है, उसकी सीमा है, इसलिए इसमें लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। जस्टिफाइड लाभ, बीज इतने महंगे भी ना हो जाएं कि किसान उन तक ढंग से पहुंच ही ना पाए या उसके कारण उसको फायदा ही नहीं हो पाए। अब हमारे पास ये अधिकार है कि असाधारण परिस्थितियों में हम रेट्स को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि निजी सेक्टर में भी रिसर्च पूरी ताकत से हो। और देवेश जी ये बात सही कही, जाट साहब ने भी कही है, ये एक अच्छा कदम है कि हमारी वैरायटी अलग अलग किस्में जल्दी किसानों तक कैसे पहुंचे। कई बार हम लोकार्पित करके फिर अगले चरण में उतनी तेजी नहीं दिखाते। अब जैसे ही लोकार्पित होता है, मीडिया के माध्यम से खबर जाएगी, किसान हमसे कहने लगते हैं भैया वो बीज कब आएंगे। अब उसको किसान तक पहुंचाने में समय कैसे कम से कम लगे। अब हमने 3 साल टारगेट किया है देवेंद्र जी, कि आज अगर लोकार्पित किए तो 3 साल में किसान के पास तक पहुंच जाए। अगर ज्यादा देर लगती तो तब तक और बहुत सी नई वैरायटी आ जाती, तो ये वैरायटी कई बार अप्रासंगिक हो जाती है। क्योंकि हम जो वैरायटी जिन पर काम कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलेंट की बात है, और अभी जैसा जाट साहब बता रहे थे, केवल जलवायु अनुकूल नहीं, जैविक अजैविक तनाव झेलने वाली भी वो,
एसिड सॉइल में, सेलाइन सॉइल में हमको किस तरह की किस्मों की जरूरत है, उसको ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। फिर नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके लिए उपयुक्त बीज। तो हम कई तरह की चीजों को ध्यान में रखते हो। हम केवल आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम कल के लिए भी काम कर रहे हैं, भविष्य के लिए भी काम कर रहे हैं। और इसलिए आज की किस्म आज तक मतलब जितने जल्दी पहुंचे और किसान लाभ उठा पाए। किसान आज बहुत जागरूक है। जैसे ही मैंने धान की 2 किस्में पिछली बार रिलीज की थी, तो कई जगह मुझे पकड़ लिया किसानों ने कि साहब कब हमें कब मिलेगा बीज। तो वो आज की खबर भी मीडिया के माध्यम से ढंग से जाएगी तो वो पूछेगा ये आ गई 184 नवीन प्रजाति, हमें बीज दो। तो ये कैसे तेजी से किसानों तक पहुंचे, और उसके लिए जो हमने तय किया है कि प्राइवेट सेक्टर ने भी अगर रिसर्च किया तो उस पीरियड को भी उसको भी हम मानने का काम करेंगे। नहीं तो पहले एक करे फिर दूसरा करे और उतना ही समय, दुगना समय लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये कदम स्वागत योग्य है। एक मंत्री के रूप में और किसान के रूप में मुझे लगता है कि हम कैसे और जल्दी से जल्दी इन किस्मों को किसान तक पहुंचा पाए, नंबर 1। नंबर 2, इनकी विशेषताओं को प्रचारित करना है भाई। अब 184 तो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगी। हमने तो खट बटन दबाया और 25 फसलें 184। अब ये 184 कौन कौन सी प्रजाति किस इलाके के लिए, किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, किस माटी में, किस कंडीशन में, कहां के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आप एक अभियान चलाइए किसानों को एजुकेट करने का। और हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम है कृषि विज्ञान केंद्र। ये अपने अपने इलाके के लिए कौन सी किस्में उपयुक्त है, 184 का उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं। उनके इलाके में, उनके प्रदेश में, या प्रदेश में भी अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उनमें किस केवीके के इलाके में, किस जिले में कौन सी चीज उपयुक्त है, ये केवीके कार्यक्रम हाथ में ले। मैं केवल इन 184 की बात नहीं कर रहा जिनको 3 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी ने 109 रिलीज करी थी, तो उनको भी पूरी तरह से किसानों को बुला के, एक केवीके में 200 किसान आसानी से 250 किसान आप बुला के उनको जानकारी दे सकते, प्रशिक्षित कर सकते हैं। और एक जिले में अगर पूरे जिले के प्रतिनिधित्व करने वाले जागरूक 200-300 किसानों को आपने जानकारी दे दी, तो वो जानकारी फिर तेजी से बाकी किसानों तक पहुंच जाएगी। और आप जो फॉर्म डिमॉन्स्ट्रेशन की देवेश जी कई बार जो चीज करते हैं वो उतनी प्रभावी राज्य में नहीं हो पाती, तो हम बीजों के मामले में डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी तय करें कि यहां इस किस्म का बीज है जिसका डिमॉन्स्ट्रेशन हम कर रहे हैं, केवी के अपनी जमीन में कर दें और किसानों को दिखाए कि ये देखो, ये हमने ये बीज बोया, इसकी ये विशेषता है। किसान को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम विशेषताओं से परिचित है और ढंग से किसान तक पहुंचा ही नहीं पाए। तो रिलीज करने के बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि हम रियल टाइम में कम से कम समय में किसानों तक कैसे इन जानकारियों को पहुंचा पाए। जैसा मैंने कहा, केवल ये 184 नहीं, इनको किसान तक जाने में भी 3 साल लगेगा। जो 3 साल पहले हमने बना ली वो तो कर रहे हैं आज, और इनका हम प्रचार करेंगे। 184 की विशेषता ये, प्रचार के लिए सोशल मीडिया इनका इस्तेमाल हम करें, डीडी किसान या और प्राइवेट चैनल भी जो किसानों पे काम करते हैं, उन पर भी हमारी संगोष्ठी परिचर्चा आप आयोजित कीजिए, जानकारी देने के लिए आयोजित कीजिए। आप जब सोशल मीडिया में इन चीजों को ले जाएं तो आप इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये अच्छी किस्म आई है और इसके ये फायदे। मेरा कहना है कि प्रचार जरूर कीजिए। हम केबीके में करें, हम विश्वविद्यालय जो हमारे यूनिवर्सिटीज है उनमें करें, एग्रीकल्चर कॉलेजेज में हम करें, आईसीआर के 113 संस्थानों में भी बुला के हम किसानों को आसपास का कह सकते हैं कि ये नई किस्में आई है। तो आपके कार्यक्रमों में एक परमानेंट आप जोड़ लीजिए कि जो नई चीज हम करें वो किसानों तक भाई पहुंचनी चाहिए।
और इसलिए तो हमने किसान और वैज्ञानिक का मेल करने की कोशिश की विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत। मैं 184 किस्में कौन सी ये इसलिए नहीं बता रहा कि डॉक्टर जाट ने और देवेंद्र यादव जी ने बता दिए, मैं फिर दोहराऊं कि फलानी इतनी बाई फोर्टिफाइड है, इतनी फलानी है, उसकी जरूरत नहीं, वो आपने बता दी, मैं लोगों तक इसको पहुंचाना चाहता हूं। तो आप इसको बाकायदा योजना बना के पहुंचाइए और मुझे भी बताइए, और मैं भी जहां जाऊंगा, मैं कल तमिलनाडु जा रहा हूं, तो तमिलनाडु के लिए जो उपयुक्त किसानों से मिल रहा हूं, मैं बातचीत भी कर रहा हूं, कार्यक्रम भी है, तो मैं बताऊंगा कि ये 184 में से ये 5 या ये 10 ये आपके लिए, ये चावल की है, ये दलहन की है, ये तिलहन की है। तो हम इस अभियान को हम शुरू करें, और मुझे 3 साल पहले वाली भी चाहिए जो वहां के लिए उपयुक्त है। तो हम किसानों से बात करके उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं जहां जाता हूं वहां कोशिश करता हूं कि संबंधित केवीके में चला ही जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे केवीके को भी ताकत मिलेगी। तो हम केवीके को इसका केंद्र ही बना दें ढंग से, और उसके साथ साथ एक कार्यक्रम में तो हमने किया विकसित कृषि संकल्प अभियान, लैब टू लैंड, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा बन जाए कि लैब टू लैंड का मिलन बीच बीच में होता रहे। अब हमने उस समय 3-4 चीजें तय की थी, एक बार फिर उनको रिव्यू कर ले, मैं भी करूंगा। मेरी कई राज्यों के साथ चर्चा हो गई, हमने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके एक वैज्ञानिकों की टीम बना दी है, जो आंध्र का राज्य का स्टेट का कृषि रोड मैप बनाएगी उनके साथ मिलकर। राजस्थान के साथ बात हो गई, उत्तराखंड के साथ बात हो गई। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे आग्रह किया कि उनका रोड मैप बनाने में सहयोग करें। तो हमने जो कृषि रोड मैप का काम तय किया है राज्य का बनाने का, वो युद्ध स्तर पे करना है, तुरंत करना है, उसमें देर नहीं करनी। हर एक राज्य के साथ बैठ के काम करना, क्योंकि कृषि में अगर परिणाम चाहते हैं तो राज्य में ही मिलेंगे हमको। कोई केंद्र की अलग से जमीन तो है नहीं कि वहां हम खेती कर रहे हैं, हमको तो राज्यों के साथ ही मिलकर करना है। तो राज्यों के साथ हमारी पार्टनरशिप, हमारी मीन्स हमारे वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी, तो सीधे हम राज्यों के कृषि का रोड मैप बनाएंगे। और ये बजट पास होने तक, मतलब ये इंप्लीमेंट 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष, उसके पहले हम राज्यों के साथ बात करके कृषि रोड मैप बना दें। दूसरी चीज, हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंसेज मुझे शुरू करनी है। पूरे देश की एक रबी और खरीफ की कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। हम पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे अगले साल की खरीफ की और रबी की फसल के लिए, और वो हमने 6 जोन अलग अलग बनाए। अब नॉर्थ ईस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट में ही बैठना पड़ेगा हमको। वो दिल्ली में केवल बुला लिया, उससे काम नहीं चलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी स्टेट है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके फल, उनकी सब्जियां, उनकी किस्में, उनके कंद और उनकी समस्याएं, वहां बैठ के विचार करेंगे तो ही होगा। दक्षिण भारत के राज्यों के लिए दक्षिण भारत में ही बैठना पड़ेगा, पश्चिम के राज्यों के लिए या उत्तर के राज्यों के लिए, मध्य के राज्यों के लिए हमको बैठ के करना पड़ेगा। क्योंकि ये उड़नछू कॉन्फ्रेंस से कोई काम नहीं चलता कि सबको इकट्ठा करके बुला लिया, ना बोलने का टाइम है, ना सोचने की फुर्सत। और कई बार कर्मकांड पूरा हो गया, हो गई रवि कॉन्फ्रेंस, उससे काम नहीं चलता जी। मंत्री जी को भी आधा घंटे बुला लिया कि मार्गदर्शन कर दीजिए। अब मार्गदर्शन क्या करेगा मंत्री? जो लिखा भाषण दे दिया, पढ़ा के निकल गया, तो इससे काम नहीं चलेगा। मैं गहराई में जाना चाहता हूं, और इसलिए अब जो हमारी खरीफ की कॉन्फ्रेंस होगी, उसके पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस करके वहां से जो चीजें निकलेगी, फिर 2 दिन यहां बैठ के हम लोग विचार मंथन करेंगे, और उसके बाद हम जारी करेंगे खरीफ का रोड मैप और रबी का रोड मैप। तो हम चीजों की गहराई में जा पाएंगे।
एक पॉलिटिकल लीडरशिप को हमको पूरी ताकत से एक्टिव करना है। राज्य का कृषि मंत्री केंद्र बनना चाहिए। ये अफसर टू अफसर से भी काम नहीं चलेगा। कई योजनाओं में ऐसा कि सीधे एक अफसर ने दूसरे को लिख दिया, राज्य के और केंद्र के। लीडरशिप का काम है मंत्री का। राज्य के मंत्रियों से आप जानते हैं मैं लगातार संवाद कर रहा हूं। तो हमारा रीजनल कॉन्फ्रेंस, हमारी राज्य के कृषि रोड मैप, हमारे जो 500 रिसर्च के विषय थे, जाट साहब मुझे 1 टीम 1 टास्क उसकी रिपोर्ट चाहिए। किस किस वैज्ञानिक को क्या क्या काम दिया, टास्क, उस टास्क को पूरा करने के लिए कितना आगे बढ़े हैं, वो पर्सनली मैं पूरी रिपोर्ट देखूंगा। हर एक में प्रतिभा और योग्यता है, टैलेंट की कमी नहीं है। अद्भुत उसके सारे मुद्दे तय करने हैं। बात केवल बीज की थी, लेकिन अब मेरे मन से तो विचार निकलते रहते हैं, इसलिए बीज से हटा, लेकिन ये मूल तो बीज है ये। और बीज के लिए एनएससी भी जो कर रहा है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। लेकिन एनएससी अब गोडाउन में नहीं चलेगा। ये तो बड़ा अन्याय है, बड़ी नाइंसाफी है। इसे जल्दी इनका उपयुक्त भवन बनकर तैयार होना चाहिए, उसको फाइनल कीजिए, क्योंकि वो जरूरत है। हम प्राइवेट कंपनियों का सहयोग चाहते हैं, लेकिन एनएससी की अपनी उपयोगिता है। किसान को सस्ते और गुणवत्ता युक्त बीज चाहिए, और कीमतों को नियंत्रित करने में एनएससी का बहुत रोल है। हम लाभ कमाने के लिए नहीं, लेकिन इसके बाद भी आप देखो लाभ कमा रहे हैं। इसका मतलब रीजनेबल रेट पे प्राइवेट कंपनियां भी देख के लाभ कमा सकती है। सरकारी सेक्टर में लाभ कमाना ये साधारण नहीं, असाधारण घटना है। तो कई बार तो ऐसे सुझाव आए कि ये बंद कर करा दो घाट, क्या सफेद हाथी है, लेकिन वो परिणाम दे रहे हैं। इसका मतलब रीजनेबल प्राइजेज पर भी मुनाफा कमाया जा सकता है। तो प्राइवेट कंपनी को भी आपने राह दिखाई है। एक मुझे लगता है कि एनएससी के साथ राज्य के बीज विकास निगम की एक बैठक हम लोग करें, मैं खुद रहूंगा उसमें। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि राज्य के बीज विकास निगम तो बहुत कमजोर है या काम नहीं कर रहे कुछ राज्यों के। उनको मजबूत बनाना हमारा धर्म है। तो एक बार आप आकलन कीजिए कमियां क्या क्या है, कहां के अच्छे कर रहे हैं, कहां का कम कर रहे हैं, और एक प्लेटफॉर्म बनाए। एनएससी प्लस स्टेट के जो सीड कॉर्पोरेशन है उनकी एक टीम बने, हम उनको एजुकेट करें, उनको राह दिखाएं। उनमें से अगर किसी ने बहुत अच्छा किया तो एक दूसरे से भी सीख सकते हैं। लेकिन राज्यों के बीज विकास निगम को भी ठीक करना बहुत बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि अकेले हम यहां से बीज पुरा नहीं सकते। बीज राज्यों में भी तैयार होना चाहिए, अच्छा गाइडेंस हमारा रहे। किसान अच्छे बीज चाहता, हर हालत में चाहता है। सीड एक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। जनता के काफी सुझाव आए किसानों के, उनको जल्दी वर्कआउट करें, और हमारी कोशिश हो कि संसद के अगले सत्र में हम सीड एक्ट लेके आ पाए। उसके पहले एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए सारे हितधारकों के साथ, स्टेक होल्डर से बात हो जाए, और जनता तक, किसानों तक ठीक बात पहुंचनी चाहिए। उनसे भी चर्चा, बातचीत, कंसल्टेशन। हम जो कर रहे हैं वो देश के हित में, किसानों के हित में कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी से शुरू हो गए सीड एक्ट का विरोध, सीड एक्ट का विरोध। अब हम ला रहे हैं किसानों के लिए, देश के लिए, जनता के लिए। इसलिए व्यापक पैमाने पर हम एजुकेट करें।
व्यापक पैमाने पर सुझाव लें, सलाह लें, और उसमें से जो देश के लिए हितकारी है और मेरे किसान के लिए हितकारी है, उस एक्ट को, उसके प्रारूप को हम कैबिनेट में ले जाएं और फिर हमको संसद में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक बिल्कुल समर्पित टीम लगातार काम करे। नहीं तो सरकार की कई योजना ऐसी है कि सोचते आ जाए 9 दिन चले 2.5 कोस पहुंचे। समय तेजी से जा रहा, तो ऐसा नहीं कि अब इस बार नहीं अगली बार, इसका मतलब यह भी नहीं कि हड़बड़ में ले आओ कुछ भी। लेकिन वो सीड एक्ट किसान के लिए हितकारी होगा, हमारी खेती के लिए उपयोगी होगा। आज मैं एक बार फिर अपने सभी वैज्ञानिकों को, देखो मैं जो कहता हूं साफ दिल से कहता हूं, मन में जो भाव है अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए, क्योंकि मैं अंतरात्मा से ये मानता हूं कि किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। तो उस संबंध में जो भाव मन में आते हैं मैं भाव को प्रकट कर देता हूं, और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में फिर वैसी उसी दिशा में हम तेजी से काम करने की कोशिश करें। मैं एक बार फिर हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा को प्रणाम करता हूं। एनवायरमेंट और बेटर कैसे हो कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। लेकिन आज की उपलब्धि के लिए फिर बधाइयां, और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को भी मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। काफी बेहतर काम को उन्होंने अंजाम दिया है, और संबंधित सभी मित्रों का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि हम काम करते हैं तो अपने देश के लिए करते हैं, अपने देश के लिए। और अपना देश केवल अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी है। विश्व बंधु हैं हम, तो विश्व का कल्याण भी हमारे केंद्र में रहता है। तो देश के और दुनिया के कल्याण के कामों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।